इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि अक्सर कंडीशंस जो भी रही हों बाबा साहब के समक्ष, क्यों बाबा साहब से ज़्यादा हम लोगों में से कोई उनके मुकाबले विद्वान नहीं है, और उनकी यहाँ किसी तरीके से समीक्षा और उनकी कही गई बातों पर हम लोग केवल अमल करना के लिए ही यहाँ पर एकत्रित हैं किसी भी मीट के माध्यम से। एक्चुअली पूना पैक्ट के बारे में जो बेसिक थीम है हम उस पर नहीं जाएंगे कि पूना पैक्ट हुआ क्यों। उस पर तो जो परम श्रद्धेय प्रोफेसर साहब डॉक्टर रामहित गौतम साहब ने बहुत ही विस्तार से चर्चा की है, और उन्होंने अपनी बात को मतलब सिस्टमेटिक ढंग से और प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी समझाया है। मेन जो टॉपिक है कि आफ्टर पूना पैक्ट जो सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, और आज की परिवेश में इसके जो इम्पैक्ट हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग जो समाज में बुद्धिजीवी हैं वो उनकी भूमिका क्या हो सकती है और क्या कर सकते हैं। ये हम सभी को पता है कि एक व्यक्ति जो वर्ण व्यवस्था का पोषक था गांधी, और जिसने छुआछूत और वर्ण व्यवस्था को डिफरेंट मोड में व्यक्त किया। बाबा साहब जिसे अमानवीय और जो है असंस्कृत किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था मानते हैं, गांधी उसको जो है उसके पोषक हैं। वो व्यक्ति, उसके दिमाग में ये कभी सुविचार आ ही नहीं सकता है कि किसी भी तरीके से समाज का एक ऐसा वर्ग जो कि निचले पायदान पर रहा, उसके हितों को किसी भी तरीके से राजनीतिक मोड़ में या अन्य किसी सामाजिक मोड़ पर बराबरी के दृष्टिकोण से देखा जाए। एक बहुत ही साजिशन, बहुत ही सोची समझी रणनीति थी, बहुत सोचा समझा षड्यंत्र था, जिसके तहत उन्होंने जो कम्युनल अवार्ड है जिसमें सेपरेट इलेक्टोरल की बात थी, रैमजे मैकडोनल्ड साहब जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनको बाबा साहब ने बहुत अपनी विद्वतापूर्ण तरीके से अपनी बातें कहकर एग्री किया था। आफ्टर साइमन कमीशन, जब साइमन कमीशन भारत में आया और उसने वास्तव में यहाँ की व्यवस्था को देखा और पाया कि किस तरीके से सोसाइटी में यहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेशन चलता है, एक व्यवस्था ऐसी है, उस व्यवस्था को दूर करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की बात कही गई, अर्थात एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर एक व्यक्ति को डबल मताधिकार मतलब डबल राइट्स की बात कही गई, जिससे वो अपना प्रतिनिधि चुनेगा। और अगर उस व्यवस्था के तहत, जिसको गांधी ने साकार नहीं होने दिया, अपना अनशन करके किसी तरीके से अपने आप को फ्रंट पर लाके, अगर वो व्यवस्था प्रभावी हो जाती तो हम ये पाते कि जो मानवर साहब ने चमचा एज की बात कही है, चमचा युग की बात कही है, कि समाज में जो आज की परिवेश में डिफरेंट तरीके के जो चमचे पैदा हो रहे हैं, और वो चमचे इतना ज़्यादा सोसाइटी में घुल मिल गए हैं कि हमें आपस के परिवेश में वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। हो सकता है वो हम में से ही कुछ हों, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस तरीके से सरोकार कर लिया है समाज के प्रति कि वो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात ही नहीं करते हैं। वो जाने अनजाने, हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत जानकारी के साथ करते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि हम समाज में कुछ अपने लिए बेहतरी का कार्य करें, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनके ब्लड में वो चीज समाहित हो चुकी है। मानवर साहब ने यही कहा है, केवल नॉट ओनली द पॉलिटिकल एरियाज बट चाहे सोशल एरिया हो, इकोनॉमिकल एरिया हो, एजुकेशनल वे हो, या अन्य कोई भी, इवन आप उसको इसको भी कह सकते हैं, धार्मिक विचारधारा भी कह सकते हैं, उसमें प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे लोग आज समाहित हो गए हैं जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, उनके साथ वो कोरिलेट करके और हमारे अपने समाज के विकास को कहीं न कहीं से अवरुद्ध कर रहे हैं। ये पूना पैक्ट का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये है कि हम अगर आज की तारीख में इलेक्ट भी हो जाते हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, और हम लोग सारे कहीं न कहीं से देख ही रहे हैं कि हमारे समाज के, चाहे वो MP हों, MLA हों, या डिफरेंट पोस्ट पर लोग हों, वो किस तरीके से सदन में जो बहुत ही बेसिक मुद्दे होते हैं, और उन बेसिक मुद्दों पर उनको जनता जो है, हमारा जो समाज है,
एक पूर्ण विश्वास के साथ, व्यवस्था के साथ सदन में भेजता है, इस उम्मीद के साथ भेजता है कि कल को अगर कहीं कोई समस्या होगी तो हमारे ये प्रतिनिधि हमारी बात को उठाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति मूक दर्शक बनकर सदन में केवल और केवल अपने जो आका हैं उनके, अर्थात जिनकी बदौलत वो सदन में बैठे हुए हैं, शांत रहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, इस प्रकार के लोग ही इस कम्युनल अवार्ड को निष्प्रभावी करने के उपरांत उत्पन्न हुए हैं। अगर हमारा जो है ये पूना पैक्ट ना हुआ होता तो हमको इस व्यवस्था से सरोकार नहीं होता। और निश्चित रूप से जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे क्या सभी को लगेगा कि व्यक्ति जो भी जाता सदन में, जितने भी लोग जाते, वो समाज के हितों को लेकर चिंतित रहते और अपनी बात उठाते, क्योंकि उनको डर नहीं रहता, उनको भय नहीं रहता। आज की जो अवधारणा है केवल और केवल फियरनेस अवधारणा है। प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ है, उसको लगता है कि अगर मैंने सदन में या किसी क्षेत्र में अपनी बात को कहा, उठाया, तो कहीं हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र न रच दिया जाए। सबसे पहले पूना पैक्ट का दुष्प्रभाव जो हुआ वो ये हुआ कि हमने एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने विचार की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही है, वो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूना पैक्ट के बाद हमारी बाधित हुई है। दूसरा जो सबसे बड़ा इसका रिपरकशन है वो ये है कि आज के परिवेश में हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, वो ऑफिशियल्स भी कहीं न कहीं से इस पूना पैक्ट से प्रभावित हैं। वो पूना पैक्ट से प्रभावित कैसे हैं? वो पूना पैक्ट से इसलिए प्रभावित हैं कि अगर हम इस ऑफिशियल सेक्टर में गहराई से अंदर जाके विवेचना करें तो हम पाते हैं कि हम अपनी सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से पेबैक नहीं दे पाते हैं। जो पेबैक बाबा साहब ने कहा है कि हमें, हमारा जो भी विद्वान है, जो भी व्यक्ति है जिसने आज आरक्षण का लाभ लेकर अपने मुकाम तक वो व्यक्ति पहुंचा है, वो किसी न किसी रूप में समाज को पेबैक देगा। लेकिन वह पेबैक देने में भी घबराता है, केवल और केवल इसलिए कि कहीं वहां पर मनुवादी विचारधारा के जो लोग बैठे हैं उसको फ्रंट लाइन पे न लाएं, और जैसे वो फ्रंट लाइन पे लाएगा तो वर्तमान में जो गवर्नमेंट का एक्शन है वो एक्शन कहीं उसके अगेंस्ट मोड में न चला जाए, और अगेंस्ट मोड में जाते ही उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, उसका कैडर खतरे में पड़ सकता है। यहाँ पर वो शांत हो जाता है। थर्ड स्टेप पे अगर हम आते हैं, इकोनॉमिक जो हमारे इंडस्ट्रियल वे में लोग हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, उनको अगर हम ले लें तो वो व्यक्ति भी, जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप हैं आज की तारीख में, वो कहीं ना कहीं से इंगेज हैं उस सोसाइटी से जो सोसाइटी मनुवादी विचारधारा से प्रेरित है। और उस विचारधारा से प्रेरित होने के कारण वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे समाज का जो मध्यम व्यक्ति है, जो निम्न लेवल पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो भी किसी भी रूप में एक छोटा सा बिजनेस करके अपना कारोबार शुरू करके अपने आप को आर्थिक सुदृढ़ीकरण को ले जाए। हम स्टार्टिंग में जब जुड़े कुछ संस्थाओं से, उसमें एक डिक्की भी है, हम उसमें और भी कई चीज़ों से जुड़े। तब जब उनके साथ बहुत ज़्यादा कोरिलेट किया तो पता लगा कि इन लोगों की मानसिकता जो है वो पूरी तरह से मनुवादी विचारधारा से प्रेरित है, और ऐसे लोगों को रहते मुझे नहीं लगता कि हमारे समाज का भला हो सकता है। फोर्थ स्टेज पे अगर हम आते हैं, चौथी बात पे आते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण। हमने सोशल ले लिया, इकोनॉमिक ले लिया, एजुकेशनल सेक्टर में आफ्टर द एजुकेशनल सेक्टर, जिसको हम बुद्धिजीवी वर्ग, सर्विस कैडर। अब लास्ट जो हमारा आता है, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जो सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ हैं, जो धार्मिक एक्टिविटीज़ हैं। आज अक्सर हमारी जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्रद्धेय गौतम साहब, उनसे चर्चा होती है कि हमारा जो साहित्य है, हमारा जो भी लिटरेचर है, उस लिटरेचर में इतनी ज़्यादा तोड़ मरोड़ की गई है और हमें वही लिटरेचर पढ़ने को मिलता है। उस लिटरेचर के प्रति अगर हम सजग हैं भी
और उसको सुधारात्मक रूप देना चाहते हैं, तब भी कहीं ना कहीं से हमारे समक्ष वो मनुवादी विचारधारा से पोषित व्यक्ति, जो कि मतलब टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं, उनका भय कहीं ना कहीं से हमको भयग्रस्त करता है। और हम उस लेवल पर होते हुए भी अगर हमको लगता है कि हम कहीं सुधारात्मक कोई बात कर सकते हैं, हम कहीं कोई रिफॉर्म इस तरीके का ला सकते हैं जिससे हमारी सोसाइटी को कोई लाभ मिले, लेकिन हम देखते हैं कि वो लाभ हमको नहीं मिल पाता है और हम वहाँ पर चुप हो जाते हैं। अपनी बात को कहने से पहले ही हम शांत हो जाते हैं, तथ्यों को जानते हुए भी कि ये तथ्य हमारे समाज को, हमारे बाबा साहब के मिशन को प्रभावित करेगा, उसके बावजूद भी हम वहाँ पर खुल के नहीं आ पाते हैं। इस विडंबना के कारण ये जो भी विडंबना घटित हो रही है, ये भी आफ्टर पूना पैक्ट ही है। तो पूना पैक्ट का दुष्प्रभाव केवल और केवल इलेक्टोरल उस पर नहीं पड़ा कि हमने केवल 71 की जगह 148 हमको सीट मिल गई और हमारा जो है ड्वेल मताधिकार चला गया, और इससे हमको विधायिका और केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका में जो सारी चीज मिल गई। केवल वहीं तक नहीं है, पूना पैक्ट का प्रभाव समाज के ऊपर प्रत्येक क्षेत्र में जहां तक हमारी सोच जा सकती है, ये एक इतना बड़ा षड्यंत्र है, इतना बड़ा षड्यंत्र है कि गांधीयन एंड कंपनी ने इस षड्यंत्र के माध्यम से हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को वैचारिक स्वतंत्रता के अधिकार को, जो उनका वैचारिक स्वतंत्रता का, जो बाबा साहब ने राइट टू फ्रीडम की बात की है, राइट टू स्पीच की बात की है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको कहीं ना कहीं से प्रभावित किया है। और ये प्रभाव भी इस तरह का है कि ये प्रभाव भी फ्रंट लाइन नहीं है, ये प्रभाव भी जैसे हम लोग पब एड के स्टूडेंट रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक लाइन इन स्टाफ होता है। लाइन मतलब जो सेना का व्यक्ति सिपाही है वो फ्रंट पे खड़े होकर राइफल चलाता है, लेकिन उसके पीछे जो स्टाफ होता है वो स्टाफ उसको जो है सपोर्ट करता है। तो वो सपोर्टिंग तरीके से इन्होंने लाइन को कटअप किया है, पूना पैक्ट लाइन को कटअप करता है और स्टाफ के माध्यम से इस तरीके से स्ट्रक्चरल में इसने अपने आप को समावेशित कर लिया है कि आज की तारीख में हम सभी उससे ग्रसित हैं। और कहीं ना कहीं से जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, जैसे हमारे गूगल मीट के माध्यम से गौतम साहब अक्सर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करते रहते हैं, ऐसे लोग ही समाज को एक दिशा दे रहे हैं। और आज ये तो दुष्प्रभाव हुए, अगर हम ये आते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग इनके लिए कर क्या सकता है, तो बुद्धिजीवी वर्ग जो मैंने दुष्प्रभाव बताए हैं, इन्हीं दुष्प्रभावों के अगेंस्ट जाके, अगेंस्ट इन द सेंस कि चाहे वो पॉलिटिकल, अगर हमारा कोई इलेक्टेबल पर्सन चुनता है तो हम उसके पास कहें कि देखो तुम्हें अगर चुना गया है तो सदन में अगर तुम शांत रहोगे तब भी तुम्हारी वही वकालत होगी, अदरवाइज अगर तुम अपने समाज के बारे में कुछ बोलोगे तो निश्चित रूप से माना जाएगा, समाज तुम्हारा सम्मान बढ़ाएगा। तो इस तरीके से हम अगेंस्ट में जाके जितनी भी बातें हुई हैं, अपने लिटरेचर को, अपने साहित्य को, अपने इकोनॉमिकल कल्चर को उस तरह से रिफॉर्म करें, तभी हम समाज को कुछ दे सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज का जो ये टॉपिक पूना पैक्ट का रिपरकशन जो है उसके दुष्प्रभाव हैं और बुद्धिजीवी हमारे समाज में क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपनी भूमिका का अदा कर रहे हैं, ये पूना पैक्ट के बारे में जो हम रिफॉर्म अप कर रहे हैं उस कड़ी में ही आदरणीय गौतम साहब जो ये सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, उस कड़ी का ही एक पार्ट है। तो बहुत बहुत साधुवाद। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, क्योंकि बहुत उच्च कोटि के वक्ता आज इसमें सम्मिलित हैं, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि हम लोग जिस लेवल पर भी हैं और उस लेवल पर सही से काम करें। मुझसे पहले अविनाश ने जो बाबा साहब का एक कोट अभी बोला था, वो मेरा भी सबसे ज़्यादा बाबा साहब की जितने भी कोट्स हैं कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मनुष्य के मस्तिष्क का विकास ही उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ये लक्ष्य अगर व्यक्ति, हमें पता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा कल्टीवेशन ऑफ माइंड प्रॉपर है कि नहीं है, अगर ये विचारधारा हमारे अंदर समावेशित हो जाएगी तो निश्चित रूप से मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि ये पूना पैक्ट के आफ्टर रिफ्लेक्शन है, ये निश्चित रूप से सुधारात्मक रूप लेंगे। सभी को बहुत बहुत मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत साधुवाद गौतम साहब को। नमो बुद्धाय जय भीम।